हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का अपना 8th चैप्टर करेंगे, जिसमें हम पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझेंगे। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है? वो तरीका जिससे बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। और यही इस चैप्टर में आपको समझना है। ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? जो होस्ट है, होस्ट यानी कि कोई पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है। ठीक है, बैक्टीरियल स्ट्रेन में कितना दम है और वो उनकी मात्रा कितनी है। देखिए, नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो हार्मलेस होता है, बट अगर कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, वहाँ पे वो अपॉर्चुनिस्ट बन जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। ये हमने पिछले चैप्टर्स में समझा था। कुछ होते हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं। जनरली जब पेशेंट किसी सीवियर डिजीज से गुजर रहा होता है, तो उसकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक दो इन्फेक्शन उसको और लग जाते हैं जो वहाँ पे अदर पेशेंट्स के होते हैं। इसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। अच्छा, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी की बेसिक डेफिनेशन है कैपेसिटी टू इनिशिएट डिजीज, और ये वाइवा का क्वेश्चन है तो ये याद कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है पैथोजेनिसिटी की? चार होती हैं: ट्रांसमिशन, सर्वाइवल, इन्फेक्टिविटी, वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू हार्म होस्ट, बैलेंस ऑफ होस्ट रेजिस्टेंस एंड बैक्टीरियल कैपेसिटी, यानी कि कितना नुकसान पहुंचा सकता है एक पैथोजन। ठीक है, और जो जिस बंदे में वो अटैक कर रहे हैं उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस पावर बची हुई है, और टोटल बैक्टीरिया की कैपेसिटी कितनी है। ये तीनों फैक्टर पे वायरुलेंस हमारा होगा। टाइप ऑफ पैथोजन: प्राइमरी और अपॉर्चुनिस्टिक। प्राइमरी होते हैं जो डिजीज पर्सन में, जो डिजीज कॉज करते हैं हेल्दी पर्सन में, जैसे हमारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये कहीं भी जाएगा हमेशा डिजीज ही क्रॉस करेगा। अपॉर्चुनिस्टिक वो होते हैं जो वैसे तो शांत पड़े रहेंगे, जैसे हमारे दल बदलू लोग, समझ लो आप इसको, कि वो वैसे तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि आप कमजोर पड़ रहे हो, वहीं पे वो अटैक कर देंगे। इकोलाई, कोगलेज नेगेटिव, स्टेप्लोकोकाई, ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अच्छा, कोच के पोस्टुलेट्स क्या है? देखिए, कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरी थ्योरी पे, पैथोजेनेसिस पे, एक इम्पोर्टेंट वो बनाए थे स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स इंग्लिश में आप एज इट इज़ रट लीजिएगा, समझा मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये लैंग्वेज केवल आपको समझाने के लिए है, ये एग्जाम के लिए नहीं लिखनी है। पहला तो, ऑर्गेनिज्म हमेशा डिजीज ह्यूमन में मिलना चाहिए, हेल्दी वन में। यानी कि कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आपको आइडेंटिफाई करना है तो वो आपको डिजीज में मिलेगा, हेल्दी में नहीं मिलेगा। मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। अब जब आप उसको प्रूव करने के लिए निकालेंगे तो आपको उसको आइसोलेशन में और कल्चर में अलग से तैयार करना है। थर्ड है, प्योर कल्चर शुड कॉज डिजीज इन ससेप्टेबल एनिमल्स। मतलब ये है कि आपने वो बैक्टीरिया निकाला, उसको कल्चर में डाल के उसमें रैपिड डिविजन्स कराए, उसकी ग्रोथ कराई, और वो उसकी क्वांटिटी बहुत सारी बढ़ गई। अब अगर उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे ही आप एक लोअर ससेप्टेबल का मतलब होता है लोअर इम्यूनिटी, हम देसी भाषा में समझे तो उस एनिमल में आप डालोगे तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर जाके डिजीज क्रिएट करना चाहिए, तब वो सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो अंदर चला गया, उसने बीमारी क्रिएट कर ली, तो उसके बाद फिर आपको उसको निकालना के आइसोलेट करना है और चेक करना है कि इसी ने डिजीज क्रिएट किया है। ये होते हैं कोच के पोस्टुलेट्स। अच्छा, स्टेप्स क्या हैं बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के? ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इन बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। इसकी ये पांचों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, पांच छह। पहला है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होगा? सबसे पहले तो एंट्री होगी ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में एंट्री करने का क्या तरीका है? नाक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीभ, ठीक है, सलाइवा के थ्रू, माउथ के थ्रू। जेनेटो यूरिनेटरी ट्रैक्स यानी यूरिन के रास्ते के द्वारा। ट्रॉमा, कहीं आपकी चोट लगी वहां से। इंसेक्ट बाइट, कहीं इंसेक्ट ने काट लिया, वहां से अंदर बैक्टीरिया चला गया, तो पहले तो बैक्टीरिया अंदर आना चाहिए। सेकंड है कोलोनाइजेशन। आएंगी, जो बैक्टीरिया आएगा वो बहुत कम क्वांटिटी में आएंगे, लेकिन वो आते ही रैपिडली डिवाइड करना चालू करेंगे और उनकी कॉलोनी बढ़ती, अपनी कॉलोनी बना लेंगे वो, यानी शहर बसा लेंगे अपना, सीधी भाषा में कहें तो वो सेकंड उनका कॉलोनाइजेशन होता है। थर्ड होता है एडिशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, वो कहीं नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर जगह चिपक जाते हैं। ये तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का फिल्ट्रेशन आपको पता है कंटिन्यूस चलता रहता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको दोनों तीनों मैकेनिज्म से हम निकालते रहते हैं, लेकिन वो पिलाई या फिमराई में चिपक जाते हैं, छिप जाते हैं पेड़ के पीछे कि भाई अगर हम दिख जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे।
फिर हो गया इन्वेजन। उसके बाद जब उनको सही मौका मिलता है तो वो टिश्यूज को पेनेट्रेट कर देते हैं यूजिंग इन्वेसिन्स। इन्वेसिन्स कुछ नहीं, उनके टिश्यू के अंदर एंट्री करने के लिए ऑब्जेक्ट्स। फिर हो गया सर्वाइवल। अब आपको पता है आपकी बॉडी में फैगोसाइटोसिस होता रहता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया को देखा उसको खा जाते हैं। खाने का मतलब ये होता है कि उसको ऐसे काट लेंगे कि उसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा और वो कोई पैथोजेनेसिस नहीं कर पाएगा, तो उससे वो बचते हैं। जितने हमारे ब्लड के कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स है उससे बचते हैं, एंटीबॉडीज से बचते हैं। इन सब से बचने को सर्वाइवल कहते हैं। और लास्ट होगी टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी कैसे होगी कि वो कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं या एंजाइम्स निकालते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान होता है। फिर वायरुलेंस के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? वायरुलेंस फैक्टर्स क्या उनका मतलब होता है एग्रेसिव दैट इनहेंस इन्फेक्शन। वायरल होना आप समझते हो, उसी का मतलब उसी से रिलेटेड हो गया वायरुलेंस। यानी ऐसा क्या कर सकते हैं कि जैसे फोटो वीडियो वायरल होती है वैसे उनकी पॉपुलेशन एकदम उसी रेट पे एकदम बढ़ती चली जाए। तो इसके लिए वो पिलाई से चिपक जाते हैं, कैप्सूल बना लेते हैं कि अगर मैक्रोफेज आके उनको काटेगा भी तो फैगोसाइटोसिस उनकी होगी नहीं। ये टॉक्सिन बना लेंगे जिससे कि उनकी ग्रोथ बनी रहे। ठीक है। वायरुलेंस जीन्स में ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया विया प्लाज्मिड्स बैक्टीरियोफेज ट्रांसपोन्स। इन जीन्स का जो ट्रांसफर होता है वो प्लाज्मिड्स के थ्रू होता है, बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू होता है। तो ये एक आप याद कर लीजिएगा। टिश्यू इंजरी मैकेनिज्म्स। सबसे पहला हो गया टिश्यू इंजरी करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं और ये स्पेसिफिक टारगेट पर काम करते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि सब जगह एक्ट करेंगे, इनका बहुत स्पेसिफिक टारगेट होता है। सेकंड हो गया हमारा, इसका एग्जांपल हो गया डिप्थीरिया टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन, बोटुलिनियम टॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन। जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन है तो वो डिप्थीरिया क्रिएट कराएगा, कोलेरा टॉक्सिन है वो कोलेरा कराएगा बॉडी में, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है। फिर आ गया एंजाइम्स। एंजाइम्स लाइक हाइड्रोडोनेजेस, कोलेजनेज, ये टिश्यू में स्प्रेड कराते हैं सारी चीज़ों को। फिर थर्ड कैटेगरी होगी हमारी एंडोटॉक्सिन। इसमें हमारा एलपीएस और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गया, और पेपिटोग्लैन, ये फीवर कराते हैं, शॉक कराते हैं, क्योंकि ये साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं। फिर हो गया इम्यून मीडिएटेड इंजरी। इसमें साइटोकाइन का स्टॉर्म, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑटो इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो जो हमने 5 स्टेप पढ़ी थी पैथोजेनेसिस की, और डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। और ये एंडोटॉक्सिन वाइवा में भी पूछा जाता है, तो अच्छे से तैयार करना है इसको, जरूरी है। एक्सोटॉक्सिन देखिए ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। एंडोटॉक्सिन में केवल ग्राम नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें एलपीएस पार्ट ऑफ सेल वॉल होती है। केमिकल नेचर क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन होता है और हीट लायबल होता है, यानी कि हीट, एक्सेस हीट में वो टूट जाएगा। एंडोटॉक्सिन लिपिड होता है और ये हीट स्टेबल होता है, यानी हीट से ही टूटेगा नहीं। स्पेसिफिसिटी, एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिक टारगेट पे ही काम करेगा। मान लीजिए कि माइंड के लिए है तो न्यूरोटॉक्सिन है, एंट्रोटॉक्सिन है। एंडोटॉक्सिन नॉन स्पेसिफिक होता है, ये तो सिस्टमेटिक इफेक्ट देता है। पोटेंसी, एक्सोटॉक्सिन हाईली पोटेंट होता है और उसकी स्मॉल डोज ही बहुत नुकसान करती है। एंडोटॉक्सिन लेस पोटेंट होता है और लार्ज डोज चाहिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है? एक्सोटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है और इसलिए इसकी वैक्सीन बनाना इजी होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्पेसिफिक जगह काम कर रहा है, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग से उसकी वैक्सीन बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि एंडोटॉक्सिन में एंटीजन बहुत बेकार होता है, तो उसमें इफेक्टिव वैक्सीन बन भी नहीं सकती, और लेकिन खास रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, क्योंकि उसको ट्रीट करना ईजी होता है। एग्जाम्पल क्या है एक्सोटॉक्सिन की? डिप्थेरिया, टेटनस, कोलेरा, और तीनों आपको पता है कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। और एंडोटॉक्सिन से क्या होता है? इकोलाई, सैल्मोनेला, जिनका ट्रीटमेंट मुश्किल है लेकिन इतना लीथल और फैतल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, और इसी तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इजी वे में ख़त्म करेंगे। आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऑल्सो बाकी तीनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो अगर आप ये इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो वो बचती है, उसको भी निपटा दीजिएगा। थैंक यू।